ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सदैन्य प्रणाम करते हुए आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। अगला जो अध्याय है साथियों वो है 20वीं सदी के समाज की एक विडंबना भरी कहानी। हम सब लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने और अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे जिससे कि सबको इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। मानवीय प्रगति का इस शताब्दी का इतिहास बताता है कि 2 विश्व युद्धों ने मानवीय मानसिकता को बहुत कुछ प्रभावित किया है। दोनों ही युद्धों के बाद अमेरिका, यूरोप, एशिया महाद्वीप के राष्ट्रों में इस मान्यता को खूब बल मिला कि यदि सुख शांति भरा, संपन्नता, सफलता युक्त जीवन बिताना है तो आधुनिकता की दौड़ और तेज की जाए। 1930 की आर्थिक मंदी ने सारे विश्व को प्रभावित किया। उपनिवेश स्वतंत्र होते चले गए और लगभग सभी राष्ट्रों में बड़ी तेजी से औद्योगिकीकरण होने लगा। जहां राष्ट्रों को आमूलचूल विकसित होना चाहिए था, वहां पूंजी का केंद्रीयकरण सीमित परिधि वाले कुछ शहरों में ही होने का क्रम आरंभ हुआ। जनसंख्या बढ़ते रहने का क्रम चलता रहा एवं शहर फैलते चले गए। भौतिक जीवन की चकाचौंध और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के साथ ही नैतिक सामाजिक मूल्यों में स्वच्छंदता रूपी प्रदूषण की निरंतर बढ़ोतरी होती चली गई। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं साथियों कि इस तीव्र औद्योगिक एवं तकनीकी प्रगति में सामाजिक और नैतिक मूल्यों की बलि चढ़ती गई। अपराध तेजी से बढ़े। एक तरफ गरीबी, भूखमरी एवं दूसरी ओर अपराधों का बाहुल्य, अराजकतावादी मनोवृत्ति का बढ़ना, ये सभी एक साथ हुआ। मनोरोगों, मनोविकारों का बाहुल्य इसी शताब्दी की देन है। छल कपट, शोषण, व्यभिचार, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जुआ, लॉटरी आदि की कीमत पर तथाकथित प्रगति के लक्ष्य वैभव विलासिता एक सीमित समुदाय को प्राप्त भी होने लगे। किंतु इस प्रगति के साथ मानव समुदाय शांति, प्रफुल्लता, मानसिक आरोग्य से वंचित होता चला गया। सिगमंड फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक इसी सदी में विकसित हुए जिन्होंने मानसिक उलझन व तनावों का मूल कारण यौन दमन को बताया। इस प्रतिपादन ने औद्योगिकीकरण जन्य बुराइयों के साथ यौन स्वेच्छाचार को भी जन्म दिया। इस प्रतिपादन से शेष बची वर्जनाएं सामाजिक नैतिक मूल्य ताश के महल की तरह ढह गए। कामुकतावाद, हिप्पीवाद इसी शताब्दी की उपज है। फ्रायड व उनके समकालीन वैज्ञानिकों की विचारधारा ने पश्चिम जगत के युवक युवतियों की जीवन शैली में क्रांति ला दी। फलतः युवा समुदाय ने तमाम यौन और सामाजिक बंधनों के विरुद्ध बगावत कर दी और बिल्कुल स्वच्छंद स्वतंत्र जीवन जीना शुरू कर दिया। यही स्वच्छंद जीवन शैली बाद में सन 1960 के लगभग हिप्पीवादी के रूप में विकसित हुई। अस्त व्यस्त क्रियाकलाप, वेशभूषा, रहन सहन अपनाना इन युवकों युवतियों का फैशन बन गया। वे युवक ऐसी जीवन शैली अपनाने वालों को ही सच्चा पुरुषार्थी, निर्भीक तथा परंपरागत जीवन शैली अपनाने वालों को कायर, नपुंसक आदि नाम देकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते रहे। नैतिक मूल्यों में स्वच्छंदता का यह प्रदूषण लगातार बढ़ता गया। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और चलचित्रों पर भी फ्रायड विचारधारा का पूरा प्रभाव पड़ा और 20वीं सदी के ये सारे माध्यम रोमांस, प्रेम कथा प्रसंगों, यौन अपराधों आदि का परिणाम स्वरूप स्वच्छंद, संभोग, रोमांस की लहर बड़ी तेजी से सारे विश्व के युवा समुदाय में फैलने लगी। शीघ्र ही इन यौन स्वच्छंदता के विभत्स दुष्परिणाम आने शुरू हो गए।
अमेरिका की एक मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वहां की एक प्रसिद्ध पत्रिका में अपनी ओर से पूरे पेज का एक विज्ञापन छपवाया, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में ये चेतावनी छपी थी, सावधान, मानवता की सबसे बड़ी शत्रु सिफिलिस एक भयावह यौन रोग है। अमेरिका तथा कनाडा में प्रत्येक 10 में से एक व्यक्ति इससे ग्रसित पाया गया। सिफिलिस एक भयानक छुआछूत का रोग होता है, जिसके दुष्प्रभाव यौन अंगों के अलावा चमड़ी के रोगों, हृदय, आंख, फेफड़े तथा स्नायुविक रोगों के रूप में भी प्रकट होते हैं व अंततः अकाल मृत्यु की ओर ले जाते हैं। तब प्रकाशित एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के कई अस्पतालों में भर्ती कुछ मरीजों में 30% से भी अधिक रोगी किसी न किसी रूप में सिफिलिस रोग से ग्रसित पाए गए थे। लेकिन इतने भयानक परिणाम भी आने वाले अन्य अनेक दुष्परिणामों की पूर्व भूमिका मात्र थे। यौन क्रांति के विस्फोट की यह एक झांकी भर थी। वहीं पश्चिम के एक विवादास्पद शिक्षा शास्त्री जॉन डीवे ने एक नया मत प्रतिपादित किया कि नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। आधुनिक मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य वैज्ञानिक प्रयोगों तथा स्वयं के मानवीय अनुभवों के आधार पर प्राप्त कर सकता है। नीतिगत मान्यताओं, मर्यादाओं से हमें बंधने की कोई जरूरत नहीं है। जॉन डीवे की इस विचारधारा से पश्चिम के तत्कालीन अधिकांश शिक्षा शास्त्री, स्कूल व कॉलेज अधिकारी और अधिष्ठाता बहुत प्रभावित हुए और उक्त मान्यता को उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में व्यवहारिक रूप देना शुरू कर दिया। इस कदम ने स्वच्छंद होते तत्कालीन पश्चिमी युवक समाज को एक नई गति दे दी। लगभग इसी समय चल रहे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चिम के पुरुष बड़ी संख्या में व्यस्त हो गए तथा अपने परिवारों से दूर हो गए। तब पहली बार घर की व्यवस्था को संभालने के लिए महिलाओं ने घर के बाहर काम करने के लिए कदम रखा। काम के लिए महिलाओं के बाहर निकलने से बड़ी संख्या में छोटे बच्चे माँ के प्यार देखभाल से वंचित होकर अनुशासनहीन स्थिति में पलने लगे। प्रकारांतर से महिलाओं के इस कदम ने भी खुले यौन संबंध, दाम्पत्य च्युति तथा बड़े होते युवकों में सामाजिक बगावत, अनुत्तरदायित्व, परिवार विग्रह जैसे दुष्परिणाम उत्पन्न करने में परोक्ष सहायता की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वच्छंद यौनाचार के विस्फोट रूप को तत्कालीन गुप्त रोगों के आंकड़े के रूप में देखा जा सकता है। नैतिक मूल्यों के निरंतर अवमानना से वैचारिक पर्यावरण में आ रही विकृति के दुष्परिणाम बड़ी संख्या में किशोर अपराध, पारिवारिक विघटन, पलायनवाद, अवैध यौनाचार, यौन रोग, उत्तरदायित्व की उपेक्षा, बड़ों की अवमानना, तिरस्कार आदि के रूप में सामने आने लगे। सन 1963 में अमेरिका की एक प्रसिद्ध तथा बड़ी संख्या में बिकने वाली पत्रिका लुक ने अमेरिका में नैतिकता पर गहन खोज के बाद उसके परिणाम कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किए। इस समय अमेरिका में मुश्किल से 1-2 व्यक्ति ही ऐसे होंगे जिन्हें कौन सा कृत्य नैतिक है और कौन सा अनैतिक यह मालूम हो। यह मालूम हो। बड़े आश्चर्य का विषय है कि इस समय सारे पश्चिमी जगत में नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला एक भी संगठन या संस्था नहीं है। अंत में पत्रिका के संपादक ने अपना एक संक्षिप्त नोट छापा कि पूरा अमेरिका व यूरोप सही और गलत के अज्ञात के कुहासे से ढका हुआ है और नैतिकता का ह्रास देश की एक प्रमुख तथा भयावह दुष्परिणाम उत्पन्न करने वाली समस्या है। ये साथियों अमेरिका के लूक पत्र में 1963 में निकला है कि नैतिकता पर गहन खोज के बाद उन्होंने निकाला
एक या दो ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसे पता होगा कि नैतिकता क्या है और अनैतिकता क्या है। इस समय पश्चिमी जगत में कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी संस्था ही नहीं है जो नैतिकता का पाठ पढ़ा सके। और उसके बाद वो लिखते हैं कि पूरे अमेरिका, यूरोप में सही गलत के अज्ञात के कुहासे घेरे हुए हैं। नैतिकता का ह्रास भयावह दुष्परिणाम उत्पन्न करने वाली समस्या है। 1963 की बात है ये साथी। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि बढ़ती हुई संपन्नता से जहां माता पिता क्लब, पार्टी आदि के रूप में उपभोग में लग गए, वहीं युवाओं को भी साधनों तथा पैसों से खेलने की इतनी छूट मिली जितनी कि पहले कभी नहीं मिली थी। इस सब के परिणाम लगभग सभी पश्चिमी विश्व के देशों में बड़ी तेजी से मनमुटाव, यौन अपराध, बलात्कार, तलाक एवं हिप्पीवाद आदि के रूप में सामने आए। स्वीडन की 1960 में प्रकाशित एक सामाजिक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन की 2/3 महिलाएं विवाह से पूर्व ही गर्भवती हो चुकी होती हैं। अधिकांश विवाह के दिन भी गर्भवती ही रहती हैं। क्योंकि पुरुष भी समान रूप से इसके लिए उत्तरदायी है, अतः उन्हें ये सब अटपटा भी नहीं लगता, वे इसे सहज रूप में ले रहे हैं। स्वच्छंद यौनाचार को मिली सामाजिक छूट ने यौन विकृति की एक और घृणित दिशा, समलैंगिक यौन संबंध, होमोसेक्सुअलिटी में कदम रखा। सन 1960 के अंतिम वर्षों में अधिकांश पश्चिमी देशों में होमोसेक्सुअलिटी का बड़ी तेजी से जोर पकड़ना शुरू हुआ। अब तो कई देशों में इस अनोखी जीवन शैली को कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है तथा कई बड़े बड़े शहरों में ऐसे लोगों की अलग से बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं। अभी भी यहाँ एक फैशन के रूप में पश्चिमी देशों के उच्च विकसित समाज, अरब राष्ट्रों आदि में प्रचलित है। यदि बात यहीं तक रहती तो इसे नैतिक आंदोलनों द्वारा मिटाया अथवा अन्यान्य देशों व समाजों में फैलने से रोका जा सकता था, किंतु प्रकृति कभी अपनी अनुशासन व्यवस्था में उल्लंघन स्वीकार नहीं करती। समलैंगिकता की परिणति एक ऐसे असाध्य रोग के रूप में हुई, 1980 के दशक के रूप में उभर करके आई, जो कैंसर से भी अधिक घातक व शीघ्र प्राण लेने वाला रोग है। AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक इस रोग में जीवनी शक्ति 3 से 5 माह के अंदर छूछ हो जाती है, शरीर गल जाता है व कष्ट साध्य मृत्यु हो जाती है। यह रोग एक देश विशेष तक ही सीमित होकर नहीं रह गया। द्रुतगामी जेट विमानों ने अपने अब सभी राष्ट्रों को समीप ला दिया है। अतः अप्राकृतिक यौनाचार के अतिरिक्त रोगियों के ब्लड ट्रांसफ्यूजन या उन्हें लगाए गए इंजेक्शन की सुई द्वारा भी यह अब अविकसित एवं विकासशील देशों में तेजी से फैल चुका है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्य के माध्यम से हो रहे इस प्रदूषण को फैलाने में आग में घी की तरह काम किया है। रेडियो, टीवी, फिल्मों, वीडियो द्वारा अश्लील विज्ञापनों एवं ब्लू फिल्मों के जहर ने ये जहर अब बढ़ता ही जा रहा है। फलतः स्कूल में प्रवेश करने वाले भावी समाज के कर्णधार भी इसकी लपेट में आ रहे हैं। जेनाइटल हर्पिस तथा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, गोनोरिया जैसे 2 दर्जन से अधिक अन्य संक्रामक असाध्य यौन रोग बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, जिन्हें अब नियंत्रण के बाहर माना जाता है। अमेरिका की एक स्वास्थ्य संस्था के अनुसार होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के लोगों में 75% से अधिक लोग इन बीमारियों से ग्रसित पाए गए हैं। यह रोग उन महिलाओं व बच्चों में भी संव्याप्त पाए जाते हैं जो ऐसे रोगी से किसी रूप में संबंधित हैं। वस्तुतः यौन रोगों का यह संक्रामक ज्वार अपनी चपेट में 2/3 से अधिक युवा पीढ़ी को ले चुका है। आधुनिकता की यह एक बहुत बड़ी कीमत समाज को चुकानी पड़ी है। फ्रायड के नए प्रतिपादनों से प्रेरणा लेकर प्राकृतिक जीवन की ओर लौटने के नाम पर शुरू इस वितंडावाद को बीटल्स व रजनीशवाद ने और भी भड़काया व विकृत रूप दे डाला। इस अभियान से हो रहे वैचारिक प्रदूषण के कारण हजारों युवक युवतियां प्राकृतिक भोजन, प्राकृतिक प्रजनन, प्राकृतिक शिशुपालन एवं पोषण, मां के दूध के आधार पर के स्थान पर फ्री सेक्स, स्वच्छंद यौन संबंध, नशीली दवाओं का उपयोग तथा सामूहिक निवास आदि की नई जीवन शैली अपनाने लगे हैं तथा इसे ही प्राकृतिक जीवन की ओर लौटने का एक कदम समझने लगे हैं। बाद में इस अभियान में यूनिसेक्स के नाम से एक और विकृति रूप धारण किया।
यूनिसेक्स एक फैशन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसके अंतर्गत युवकों ने महिलाओं जैसे बाल रखना तथा युवतियों ने युवक जैसे कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर युवक युवती जैसे और युवतियां युवकों जैसे स्वयं को दिखाने के नए फैशन को बड़ी तेजी से अपनाने लगे। इसमें यौन वर्जनाओं का स्पष्ट उल्लंघन था। इसके बाद के उतार चढ़ाव और भी अधिक विडंबना भरे हैं। स्वच्छंद जीवन जीने की ओर बढ़ते ये कदम वाइफ स्वैपिंग अभियान के रूप में सामने आए। पिछले 2 दशकों में वैवाहिक जीवन की जितनी उपेक्षा और अवमानना हुई वह पहले कभी नहीं हुई थी। इस दौरान हजारों की तादाद में पारिवारिक विग्रह हुए तथा जो नए परिवार बसे वे विवाह की मर्यादाओं के आधार पर नहीं बल्कि बिना विवाह के जब तक मन मिले तब तक साथ रहने के थोथे सिद्धांत पर बसने शुरू हुए। कुछ समाज शास्त्रियों ने भी इस सामयिक समझौते के रहन सहन को पारिवारिक वैवाहिक बंधन से श्रेष्ठ बताकर सारे समाज की ओर से एक मोहर लगा दी। नारी स्वतंत्रता आंदोलन, वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, जिसने पश्चिमी देशों के लाखों परिवारों को बर्बाद कर दिया, लाखों बच्चों को तबाह कर दिया, वस्तुतः स्वच्छंद जीवन शैली की ओर महिलाओं के बढ़ते हुए आकर्षण का ही एक दुष्परिणाम है। पारिवारिक जीवन में इसका गहरा दुष्प्रभाव लाखों परिवारों के करोड़ों लोगों द्वारा अनुभव किया गया और किया जा रहा है। इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस अभियान के जो प्रारंभिक प्रबल समर्थक और अग्रदूत थे वे ही इसमें इतना संत्रस्त हो गए कि अब पुनः संयुक्त परिवार की मांग करने लगे। इसी अमर्यादित यौन स्वच्छंदता के दुष्परिणाम कई करोड़ों अजन्मे शिशुओं की हत्या करने वाले गर्भपात के रूप में सामने आए हैं और आते जा रहे हैं। जैसे जैसे नए शिशु पैदा हो रहे हैं वैसे वैसे उनमें अवैध शिशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पश्चिमी देशों के कुछ बड़े शहरों में इस प्रकार के अवैध शिशुओं अर्थात विवाह से पूर्व ही बच्चों के जन्म की संख्या कुल शिशु जन्म संख्या के आधे से अधिक पाई गई है। पिछले कुछ दशकों को एक और बुरे व्यसन मद्यपान तथा अन्य घातक नशों के आदी लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि के लिए भी याद किया जाता रहेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोग शराब के बुरी तरह आदि व्यसनी हुए हैं और इसी की मदहोशी में लगभग इसी संख्या में लोग अनेक बीमारियों, अपराधों तथा अकाल मृत्यु के शिकार हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फैकल्टी ऑफ ड्रग एब्यूज के डायरेक्टर विलियम पोलिन के अनुसार मात्र अमेरिका में पिछले 20 वर्षों की अवधि में नशीली दवाओं की खपत में अत्यंत तेजी से वृद्धि हुई है, जो मात्र 100 से 2% नहीं बल्कि पूरे 3000% की वृद्धि है। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद पिछले वर्षों में सर्वतोमुखी विकास, प्रगति व सुख संपन्नता से भरा जीवन प्रदान करने के दावे के साथ जो औद्योगिक एवं वैज्ञानिक क्रांति शुरू की गई थी तथा सिगमंड फ्रायड के क्रांतिकारी प्रतिपादन के आधार पर मानवीय मस्तिष्क को स्वस्थ तथा तनाव मुक्त रखकर खुशहाल सामाजिक जीवन जीने की जो कल्पना की गई थी उसमें लगातार निराशा ही हाथ लगी है। उल्टे जिन मान्यताओं को प्रगति व शांति का आधार माना गया था उन पर चलने से सुख, शांति और सामाजिक जीवन का पूरा ढांचा लगभग पूरी तरह धराशायी हो गया। प्रगति के नाम पर नैतिक और सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से समाज इतना नीचे गिर चुका है जिसकी तुलना में प्रगतिजन्य उपलब्धियां बहुत नगण्य प्रतीत होती हैं। यदि कहा जाए कि प्रगति के नाम पर अनैतिकता ने सामाजिक पर्यावरण से खिलवाड़ कर मानव जाति को पतन के गर्त में ढकेलने में ढलान का काम किया है तो अतिशयोक्ति न होगी। समय का तकाजा है कि मनुष्य अभी भी संभले व समाज के ढांचे को बदले। इसे किसी सीमित समुदाय में नहीं वरन सारी संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य में बदलना होगा। नैतिकता की कीमत पर आदर्शों की बलि देकर आधुनिकता किसी भी कीमत पर स्वीकारी नहीं जा सकती। जो मन मस्तिष्क स्वच्छंदवाद के नाम पर उच्छृंखलता में लिप्त हो जाए उन्हीं को वापस नई दिशा दी जा सकती है। विचार परिवर्तन कर नवसृजन में जुटाया जा सकता है। आंदोलन के प्रवाह को नई दिशा व नया चिंतन भर देना है। विचार क्रांति अभियान के प्रयासों से जैसे परिवर्तन इस शताब्दी में पूर्व में देखने को मिले हैं उन्हें दृष्टिगत रख उत्साह पूर्वक ये कहा जा सकता है कि यह असंभव नहीं है। आप देख रहे हैं साथियों, हो सकता है आज का विषय सुनकर के आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, पर परम पूज्य गुरुदेव ने
यदि इन विषयों को उचेड़ा है तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए ही हितकारी है। आप कल्पना करके देखिए, स्वच्छंद जीवन शैली, स्वतंत्र जीवन शैली हर व्यक्ति जीना चाहता है, पर वो इतना पतित हो जाता है, इतना पतित हो जाता है कि उसे धर्म का रत्ती भर भी भान नहीं रहता। विदेशों में तो साथियों मनुष्य पशु बन चुका है। ये पशुओं की ही तो स्थिति है आज मनुष्यों की। किसी से भी संबंध स्थापित कर लेना, किसी के प्रति भी मनोविकार मन में पैदा कर लेना, किसी के साथ कुछ भी कर लेना, परिवार को समाप्त कर देना, परिवार में वितंडावाद कर देना, स्वतंत्र रहने के चक्कर में अपना एक नया अस्तित्व बनाने के चक्कर में और भी अधिक बर्बाद हो जाना, स्वास्थ्य की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, आज इसी को आधुनिकता कहा जाने लगा है। लेकिन हाँ, भारतीय संस्कृति ने जिस धर्म की परंपरा पर चलने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया था, आज लोग उसे समझ पा रहे हैं कि वास्तव में एकमात्र धर्म का पथ ही ऐसा है, नैतिकता का पथ ही ऐसा है जो हमारे समाज में इस तरीके से नया मार्ग सुझा सकता है। और इसी मार्ग पर सुख शांति के लिए वापस लौट करके आना होगा। जहां धर्म नहीं होगा, जहां नीति नहीं होगी, जहां कोई मर्यादा नहीं होगी, वहां केवल और केवल पशुता ही देखने को मिलेगी। और उस पशुता का परिणाम ये निकलेगा कि जीवन नरक के समान होगा, बल्कि नरक से भी गया गुजरा होगा, बदतर होगा। ये आज के अध्याय का सार है। हम धर्म पूर्वक जीवन जिए, नीति मर्यादा अनुशासन का पालन करते हुए जीवन जिए, तभी जाकर के हम सही जिंदगी का लाभ ले पाएंगे। अगला अध्याय है प्रकृति से खिलवाड़। बुद्धिमत्ता अच्छी चीज है, पर अति हर चीज की हानिकारक है। प्रकृति की गोद में पलकर उसका माँ की तरह दूध पीना उपयुक्त है, पर सोने का एक अंडा रोज देने वाली मुर्गी का पेट चीरकर सारे अंडे एक साथ ही निकालने का लालच लाभ के स्थान पर हानिकारक ही अधिक सिद्ध होता है। प्रकृति संतुलन बिगाड़ने वाली बुद्धिमत्ता इन दिनों जोरों से चल रही है, और उससे मनुष्य को लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक हो रही है। प्रकृति की सुरम्य वाटिका में चित्र विचित्र जीवधारियों का जमघट है। प्रत्येक विश्व उपवन की शोभा बढ़ाते तथा सौंदर्य को निखारते हैं। इसमें मानवीय प्रगति में प्रत्यक्ष योगदान देने वाले जीवधारी भी हैं, और ऐसे प्राणी भी जो मनुष्य के लिए तो अनुपयोगी हैं, पर चैतन्य चक्र के अनिवार्य घटक होने के कारण उनकी भी महत्ता है। सृष्टा ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया है जिसे निरर्थक कहा जा सके। मनुष्य अपने सीमित स्वार्थ की कसौटियों पर किसी भी वस्तु अथवा जीवधारी की उपयोगिता अनुपयोगिता को कसता है और उन्हें सार्थक अथवा निरर्थक ठहराता है। पर यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी एकमात्र मनुष्य के लिए नहीं बनाई गई है। यह तो अन्य प्राणी समुदाय और व्यापक सृष्टि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विनिर्मित हुई है। किस जीव को इस विशाल उपवन में किस प्रकार की जरूरत है, यह निर्णय करना मनुष्य का काम नहीं है। कोई और सत्ता है जो अपनी स्वसंचालित व्यवस्था द्वारा समस्त सृष्टि प्रक्रिया तथा इकोलॉजिकल चक्र का संचालन एवं नियंत्रण करती है। पैदा करना और मारना उसी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। मनुष्य इस प्रक्रिया में यदि अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तो यह उसकी धृष्टता ही कही जाएगी। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जड़ और चेतन की युग्म इस मनोरम सृष्टि में जड़ प्रकृति का अपना महत्व है और चेतनधारी जीवों का अपना। जड़ का सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति है, जो दोनों के अभिन्न और अन्योन्याश्रित संबंधों को व्यक्त करता है। मानवीय हस्तक्षेप प्रकृति को सुरम्य और चेतना को सुविकसित करने तक ही उचित है। इस सीमा रेखा का उल्लंघन करने से और अदूरदर्शी कदम उठाने से इकोलॉजिकल चक्र में व्यतिरेक उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति विविध प्रकार की समस्याओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। जड़ प्रकृति को ही लें तथा उसकी स्थिति का विश्लेषण करें तो मालूम होगा कि तथा कथित प्रगति के नाम पर मनुष्य ने उसकी जितनी छेड़छाड़ की, उससे लाभ कम और हानि अधिक हुई है।
दुर्भाग्यवश समृद्धि का मापदंड भी प्रत्यक्ष सीमित भौतिक उपलब्धियों के आधार पर आंका जाता है। संतुलित पर्यावरण के असीम होते हुए भी परोक्ष वातावरण संबंधी दैवी उपलब्धियों को भौतिक लाभों के रूप में मानने की आधुनिक परंपरा नहीं है। मनुष्य ने उन परोक्ष अनुदानों का महत्व समझा होता और उसका सही मूल्यांकन किया होता तो कभी भी प्रकृति को इतना अधिक छेड़ने को दुस्साहस नहीं होता। पर उसे दुर्बुद्धि ही कहनी चाहिए कि मनुष्य जाति ने तात्कालिक लाभों के समक्ष विपुल दूरगामी लाभों को ठुकरा दिया, पर प्रकृति के दोहन के अदूरदर्शी प्रयासों के दुष्परिणाम से स्वयं बचा न रह सका। समस्त विश्व के समक्ष प्रस्तुत होने वाली अनेकानेक प्रकार की प्राकृतिक विभीषिकाएं वस्तुतः मानवीय दुष्कृत्यों और अदूरदर्शी प्रयासों का ही प्रतिफल है। इसी अध्याय के साथ साथियों हम लोग आज के सत्र को विराम दें। ये सारी बातें स्वाध्याय में जो हम लोगों को प्राप्त हो रही है ना, ये आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। हर जगह तो केवल ढोंग, पाखंड और तमाम अंधविश्वास फैल रहे हैं, पर सच्चाई को और वर्तमान समाज के स्वरूप का इतना स्पष्ट वर्णन केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव जैसी सत्ता ही कर सकती है, क्योंकि उनको चिंता है इस समाज की, इस संसार की, यहाँ के मानवता की, यहाँ के समस्त प्राणियों की। और उन्होंने जानबूझ करके इन विषयों को उल्लेखित किया है ताकि हम जागरूक बने और इन गलतियों के कारण जो आज हम लोग सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं उससे बचें, उस समस्या से अपने आप को बचा सकें। इसी भावना के साथ गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। जय राम जी की।